तो यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन अपना जो सीबीएसई ने इस बार ऐड किया है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे पास 2 केस स्टडी हैं, जिसमें आपको क्या है कि 2 क्वेश्चन फॉर्म में केस स्टडी दी गई है। तो ये पहली केस स्टडी है जिसमें हमें इसको पढ़कर सिर्फ इसको इंटरप्रेट करके नीचे लिखे 5 एमसीक्यूज के आंसर फाइंड करने हैं। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बट इसमें क्या है कि 5 एमसीक्यू इस क्वेश्चन में, हर एक केस स्टडी में 5-5 एमसीक्यू दिए हैं, बट उसमें एक चॉइस है कि आप जो है अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स कर सकते हैं दोनों केस स्टडी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद semicircular ends having a perimeter of 200 मीटर as shown below। तो ये फिगर आपने क्लास 8th 7th इस तरह की क्लासेस में आपने मेंसुरेशन चैप्टर में इस तरह के फिगर के क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें आपने पैरामीटर कैलकुलेट किया होगा। तो यहां पर भी हमें वही काम करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो फर्स्ट एमसीक्यू इसका है, वो देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ओके, लेंथ और ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चाहिए। तो इसमें एक हेल्प करने के लिए आपको पेरीमीटर दे दिया गया, जिसकी मदद से आप एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा, पहले उसको समझते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन, तो वो देखिए क्या होगा, आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। तो आप जानते हैं कि जो पेरीमीटर होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा रेक्टेंगुलर रीजन का। तो 2 टाइम्स जो हमारा आएगा वो लेंथ आएगा। ओके, और लेंथ किसकी होगी, वो रेक्टेंगल की होगी, और प्लस हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो हमारे जो फिगर में आप देखेंगे तो सेमी सर्कल कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। तो उसके हिसाब से पेरीमीटर देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। फिगर को एक बार देखते हैं। तो देखिए ये हमारा फिगर है, तो इसमें 2 टाइम्स लेंथ हमारी क्या है, x है, प्लस जो हमारा पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का वो पाई आर होता है, एक क्योंकि 2 सेमी सर्कल है तो हमारा हो जाएगा 2 पाई, और आर देखिए फिगर में हमारा y/2 हो जाएगा। तो y/2 हमारा रेडियस होगा। ओके, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2x प्लस पाई टाइम्स y। ये हमारा पेरीमीटर आ गया, और ये पेरीमीटर हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज व्हाट, 200 मीटर। सो दिस इज इक्वल टू 200 मीटर। तो देखिए ये हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन x एंड y। वही उसने क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। तो रिलेशन जो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर है देखिए वो क्या आया, 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 200, यानी कि ऑप्शन बी। तो जो फर्स्ट जो केस स्टडी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी पार्ट। ओके, अगला डिस्कस करते हैं। तो हम सेकेंड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर रीजन, जो ए बना है रीजन, तो देखिए ए हमारा कहाँ बना है, ए हमारा देखिए यहाँ पर बना है, यानी कि ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर रीजन है ए। सिर्फ हमें इतने का एरिया को क्या करना है, एक्स के फंक्शन में क्या इवेलुएट करना है। तो देखिए किस तरह से ये करेंगे। तो एरिया जो हमारा होता है रेक्टेंगल का वो क्या होगा, सेकेंड पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए ये जो रिलेशन आपने पहले कैलकुलेट किया है, इससे हम y की वैल्यू इवेलुएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। जैसे ही y की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ x मिलेगी वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये पूरा एरिया जो होगा रेक्टेंगल का वो हमारा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x या एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखिए इससे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 माइनस 2x, और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई। ये y की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन पाई 200x माइनस ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये x इंटू y हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आप इससे कॉमन ले सकते हो। जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो 2 अपॉन पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मिलेगा। तो देखिए ये हमने जो आंसर निकाला है
तो 2/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए पार्ट है। तो इसका सेकेंड पार्ट का जो आंसर है, सेकेंड एमसीक्यू का आंसर, वो हमारा हो गया आंसर ए पार्ट। अब हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, जो हमसे ये पूछ रहा है कि हमें फाइंड करना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। अब एरिया ए का तुमने जो फंक्शन बनाया वो तो ये रहा, जो हमारा ए रेक्टेंगुलर रीजन था। देखिए ए रेक्टेंगुलर रीजन हमारा ये था, इसका एरिया का हमने फंक्शन क्या बनाया, ये a इक्वल टू 2/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया निकालना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से a हमारा जो फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, 2/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, dA/dx। dA/dx निकालने के लिए 2/पाई 100x को डेरिवेटिव करोगे 100 मिलेगा, x स्क्वायर को करोगे 2x मिलेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं ताकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर सकें। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को। जैसे ही आप 0 करेंगे तो 100 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ओके अब ये जो x की वैल्यू आपने 50 कैलकुलेट की है, इस पर हम डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो हमारा dA/dx हमारा ये मिल गया था। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, तो आपको डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना होगा। तो डबल डेरिवेटिव का साइन जो चेक करोगे, d2a/dx2 क्या आ जाएगा, 2/पाई 100 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का -2। तो देखो ये नेगेटिव आ रहा है, बस हमें सिर्फ यही चेक करना, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, तो सीधे सीधे ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमा अकर्स, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू अकर्स किस पॉइंट पर मिलेगी, x इक्वल टू 50 पर, एट द पॉइंट x इक्वल टू 50। और वो होगी क्या, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे, a आपका जो फंक्शन है 2/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आप x की जगह 50 रख दोगे। तो देखिए कितना आएगा, 2/पाई x की जगह आप 50 रखोगे तो 100 इंटू 50 मिल जाएगा, माइनस 50 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2/पाई 100 इंटू 50 क्या होगा, 5000, माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो कितना हो जाएगा, 2/पाई इंटू ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई पाई और आपका मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो आपका आ गया, देखिए सी पार्ट आ गया। ठीक है, तो सी हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ एमसीक्यू हमारा क्या कर रहा था, सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। अब देखो इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर एंड, यानी कि अब ये पूरे एरिया की बात कर रहा है, जितना भी आपको फिगर दिया है। तो फिगर आपको देखिए टोटल ये दिया है, इस पूरे एरिया को बढ़ाना चाहता है। तो इस पूरे एरिया को जो बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वो मैक्सिमम एरिया के लिए जो x हमारा था वो कितना होगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा तो लेंथ उसकी बढ़ाएगा। तो वही पूछ रहा है कि x हमारा कितना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एरिया का जो फंक्शन आपने कैलकुलेट किया था वो इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर वो सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया हमें कैलकुलेट कर रहा था, जो एज फार एज सेकेंड पार्ट इज कंसर्न। नाउ अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द होल फिगर कैलकुलेट होगा। तो देखो एरिया ऑफ द होल फिगर में क्या क्या है, रेक्टेंगल है, होल रेक्टेंगुलर रीजन, उसमें क्या क्या है, देखो रेक्टेंगल है और हमारा सेमी सर्कुलर एंड्स हैं। तो होल रेक्टेंगुलर रीजन का क्या होगा, एक तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स। ठीक है, तो दोनों सर्कुलर एंड्स का कैसे एरिया कैलकुलेट करोगे, तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ, पहले इसका हो जाएगा x इंटू वाई, और y का रिलेशन हम ऊपर से यूज करेंगे, प्लस पाई, देखो दो सेमी सर्कुलर एंड हैं, तो पहले का हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर और दूसरे का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, टोटल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और देखो क्या होगा, आर हमारा कितना दिया है, पाई इंटू वाई बाई 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर बाई 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमने निकाली थी एज अ फंक्शन ऑफ x वो हम इसमें रखेंगे, तभी तो हमें x पता लगेगा। तो y की वैल्यू देखो क्या थी हमारी, 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू वाई हमारा क्या है, 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई प्लस पाई बाई 4 कर लेते हैं, और 200 माइनस 2x और ये अच्छा y की वैल्यू पाई में है तो नीचे पाई आ जाएगा
और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये फंक्शन देखें किस टाइप का दिखेगा, 1/पाई x इंटू, या x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 200x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक पाई कैंसिल होगा 1/4 आ जाएगा, एक पाई आ जाएगा और 200 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब बात कर रहा है मैक्सिमाइज की, तो हम इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा इसका वो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए a1 हमने इसको नाम दिया, तो a1 हमारा जो हुआ वो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो dA1/dx कितना हो जाएगा, देखिए 1/पाई ये मेंटेन रहेगा, 200x का 200 और इसका क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई बचेगा, अंदर 200 का 0 हो जाएगा और माइनस 2x का ये आ जाएगा आपका, तो इसका होल स्क्वायर चाहे ओपन करें चाहे ना करें ऐसे भी आ जाएगा। तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 200 माइनस 2x का होल स्क्वायर है तो चेन रूल लगा देते हैं, तो 2 टाइम्स 200 माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2x का दोबारा हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 to the 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/पाई 200 माइनस 4x माइनस ये कितना हो जाएगा 1/पाई 200 माइनस ये 2x हो जाएगा। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, dA/dx को 0 कर देंगे। जब dA/dx को आप 0 करेंगे तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, 1/पाई आपने रखा, कॉमन आ गया, 200 माइनस 4x और माइनस 200 प्लस 2x। तो देखिए इसको 0 करोगे x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी क्योंकि ये 200 कैंसिल मिल गया, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, d2a1/dx2 जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर, तो x इक्वल टू 0 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फोर्थ वाले का। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हमारा क्या हो गया, आपका ए पार्ट हो गया, x इक्वल टू 0। अगला पार्ट देखते हैं, अगला एमसीक्यू। तो अगला एमसीक्यू देखते हैं, वो पूछ रहा है कि फिफ्थ पार्ट, द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज। तो जो इस फोर्थ पार्ट में हमने होल एरिया को मैक्सिमाइज किया था, तो इस पार्ट का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। जो एरिया का फंक्शन a1 बनाया था आपने, ये बनाया था a1, तो इसमें x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो a1 देखो क्या आ जाएगा, 1/ ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, ये भी 0, तो 1/4 पाई हो जाएगा इंटू 200 का स्क्वायर हो जाएगा। 200 का स्क्वायर 2 to the 4 और 4 0 आ जाएंगे, यानी 40,000/4 पाई आएगी। तो कितना हो जाएगा 10,000/पाई मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आया a1। वो पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कितना जनरेट हुआ, यानी कि पहले वाले को माइनस कर दोगे तभी तो पता लग जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले हमारा a था 5000/पाई और अब हमारा हो गया 10,000/पाई, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5,000/पाई। तो आंसर में देखो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं, बी और डी। हालांकि जो सॉल्यूशन में आंसर दिया वो डी दिया है, नो चेंज, बात सही है, क्योंकि पहले भी 5000 था तो चेंज जो हुआ वो हमारा 5000 का ही हुआ, तो कोई चेंज एरिया में नहीं आया। ठीक है, तो जो हमारा ये आंसर है कि कोई भी चेंज हमारा नहीं आएगा, जो एरिया पहले था वही एक्स्ट्रा एरिया जनरेट होगा। क्लियर बात। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन खत्म किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स का मिक्सचर था। एक फर्स्ट वन इज मेंसुरेशन टाइप, जो हम रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, इस तरह की चीजें कैलकुलेट करते थे, और एक हमारा इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक है उसका इसमें एप्लीकेशन किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो वो जो टॉपिक है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन 18 जो हमारा केस स्टडी है उसको देखते हैं। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ सर्टेन फॉर्म। मतलब किसी ऑफिस में ये कुछ फॉर्म्स हैं जो हमारे कंटिन्यूअस आ रहे हैं, किसी भी तरह का फॉर्म हो सकता है, ठीक है, और 3 एम्प्लॉइज जो हैं उनको प्रोसेस करने में लगेंगे। तो विनय ने प्रोसेस किया 50% ऑफ द फॉर्म्स, जो फॉर्म्स आए उनमें 50% जो है विनय ने प्रोसेस किया, सोनिया ने प्रोसेस किया 20%, इकबाल ने जो बचे थे हमारे 30% फॉर्म को प्रोसेस किया।
जब फॉर्म को प्रोसेस करते हैं तो उसमें एरर जो है रेट वो आया, मान लीजिए विनय का 0.06, सोनिया का जो एरर रेट है वो 0.04 है, और इकबाल का हमारा जो एरर रेट है वो 0.03 है। फिर इसके बाद ये जो आपका जो हमारा ये क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम है, इससे हमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस क्वेश्चन हमको कुछ क्वेश्चन करने होंगे। तो सबसे पहले ही देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया इज परफेक्ट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा डेफिनेशन बिल्कुल यही होता है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम इसमें जो टर्म्स यूज होने हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बेस थ्योरम का यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए तो पहले हमने 3 इवेंट बनाए। द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, तो ये हमारा ए इवेंट मेन इवेंट है जिसमें हमारे फॉर्म प्रोसेस किए जाएंगे। फिर E1 जो हमारा इवेंट होगा उसमें विनय ने जो प्रोसेस किए, फिर E2 हमारा सोनिया ने प्रोसेस किया, और E3 हमारा इकबाल ने जो प्रोसेस किए। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए कैलकुलेट करूंगा, E2 अपॉन ए कैलकुलेट करूंगा और E3 अपॉन ए कैलकुलेट करूंगा। उसको हमें यूज करना होगा, 5 क्वेश्चन दिए हैं तो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 डिवाइडेड बाई sum of total probability P of E1 B of A upon E1 plus P of E2 P of A upon E2 P of E3 P of A upon E3। तो probability E1 का क्या हुआ, देखिए इवेंट दैट विनय हैज द प्रोसेस, विनय जो है प्रोसेस करेगा फॉर्म, तो उसका probability of E1 है। तो देखिए probability of E1 हमारा कितना था, क्वेश्चन में मेंशन है विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म, तो probability क्या हो गई 0.5, 50 बाई 100 कर सकते हो, तो क्या हो गया 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन। ए अपॉन इवन का मतलब है इवेंट जो होगा कमिटिंग एन एरर का, और किससे हुआ, ए अपॉन इवन, तो इवन वाले से हुआ, मतलब विनय से हुआ, ठीक है। तो ए अपॉन इवन की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, देखिए 0.06, तो हमने 0.06 लगा दिया। फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तो यही हुआ, तो 0.5 इंटू 0.06 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब सोनिया ने जो प्रोसेस किया, तो सोनिया ने कितना किया 20% ऑफ द फॉर्म, देखिए लिखा है 20% ऑफ द फॉर्म, तो 0.2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, मतलब इवेंट जो है कमिटिंग एरर का, लेकिन किससे हुआ, वो आपका E2 वाला कौन है, देखिए सोनिया है, तो उसका देखिए कितना दिया है 0.04 दिया है, तो यहां पर आ जाएगा 0.04। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब इकबाल का, तो इकबाल का देखिए दिया है, इकबाल का कितना दिया 30%, ठीक है 30%, मतलब 30/100.3 आ गया। और प्रोबेबिलिटी A अपॉन E3 मतलब इवेंट जो कमिटिंग एरर का हुआ वो किसने किया, इकबाल ने किया, तो कितना हो गया 0.03। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन था। अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 5 3 30, तो ये 30 आ जाएगा, और 3 डेसिमल, तो 0.030 डिवाइडेड बाई, ये तो वही रहेगा 0.030, और ये हो जाएगा आपका 0.008 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.009 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली ऐड करना है नीचे वाले को, और ऊपर हमारा 0.03, तो 30/47 आ जाए, क्योंकि ऊपर आएगा 0.030 और नीचे आएगा 0.047, तो वो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 30/47 आया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए आया। इन द सिमिलर वे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए कैलकुलेट करेंगे। तो E2 अपॉन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 डिवाइडेड बाई, ये टोटल सम जो हमने ऊपर लिखा है ये यहीं लिखा रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। अब इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, तो डायरेक्टली मुझे यूज करनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू E2, ये हमारा देखिए क्या है, ये वाला है ए अपॉन E2 सॉरी, तो 0.008, तो 0.008 ऊपर वाले की वैल्यू है, टोटल हमने वैल्यू रखी है प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, डिवाइडेड बाई टोटल कितना हुआ 0.047 सॉरी 047, तो पॉइंट हट जाएगा, सीधे 8/47 आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन ए भी आप कैलकुलेट कर लोगे, वो कितना आएगा मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आएगा आपका
सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे E3/E3 इंटू A/E3, तो ये जाएगा 0.009 डिवाइडेड बाई 0.047, तो कितना हो जाएगा 9/47। ओके, तो यह हमारा आ गया E2/A, E3/A, E1/A। अब हमें क्या पूछा है देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसका पूछा है देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ that an error is committed in processing given that Sonia processed the form। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला क्या होने, तो पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना होगा, मल्टीपल चॉइस में जस्ट आपको आंसर कैलकुलेट करके देना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बट समझने के लिए सॉल्यूशन पूरा इंपॉर्टेंट है। दैट एन error is committed in processing given that, error commit हुई प्रोसेसिंग में, given that, but किसने की, सोनिया is processed, सोनिया has processed। तो इसका मतलब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 पूछा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हमारा क्या था, 0.04। देखिए ये था ये वाला पोर्शन 0.04, तो क्या हो जाएगा 0.04। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.04 हो गया। अब इसके बाद अब इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट हो गया, तो फर्स्ट का आंसर जो है वो हमारा बी हो गया। सेकेंड करते हैं, सेकेंड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एरर इज। तो क्या होगा देखिए, सोनिया प्रोसेस कर रही है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एरर भी होगा, और किसने किया, सोनिया ने, तो सोनिया वाला इवेंट हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और एरर जो होगा किससे होगा, सोनिया से होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.04। सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 0.008, 4 to the 8, 3 डेसिमल के बाद आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा सी पार्ट। तो सेकेंड का आंसर है सी पार्ट, बहुत आसान था। थर्ड पार्ट देखते हैं, तो थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर इन प्रोसेसिंग फॉर्म। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर चुके हो, टोटल प्रोबेबिलिटी आप क्या कैलकुलेट कर चुके हो, देखो जो नीचे है यही हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, जो डिनोमिनेटर में था ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.047, यही हमने कैलकुलेट किया। देखिए देखिए यहां से ये वैल्यू उठाओगे, ये नहीं 0.047, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, तो डायरेक्टली यहां पर लिख दोगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू, इस तरह से लिखोगे A/E1 एंड सो ऑन। ठीक है, तीन इवेंट के लिए लिखोगे तो 0.07 है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 0.047, ऑप्शन इसका हो गया आपका बी पार्ट। तो फोर्थ का हमारा बी पार्ट आ गया। अब फिफ्थ हमारा देखते हैं, नहीं ये तो थर्ड था, सॉरी, अब फोर्थ देखेंगे, तो थर्ड का हमारा हो गया आंसर बी पार्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा फोर्थ है, वो देखिए क्या कह रहा है, द मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू डू क्वालिटी चेक, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम। ठीक है, अब रैंडमली वो जो है फॉर्म सेलेक्ट करेगा फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस फॉर्म। इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसेस बाय विनय। तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग पूछ रहा है, और किससे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो विनय ने नहीं की हो, मतलब इवेंट हुआ हो, एरर जो है हुआ हो और विनय ने किया हो। ठीक है, विनय ने ना किया हो, इज नॉट लिखा है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस बाय विनय। सो नॉट प्रोसेस बाय विनय, तो प्रोबेबिलिटी E1/A क्या होगा, कमिटेड एन एरर प्रोसेस बाय विनय, और नॉट मतलब 1 से माइनस कर दोगे, तो वेरी सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A आप कैलकुलेट कर चुके हो, 1 माइनस 30/47, ये कितना आ जाएगा 17/47। तो आंसर हमारा हो गया इसका डी पार्ट 17/47। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा डी पार्ट। अब फिफ्थ सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं पूछा गया है।
Let A be the event committing an error is in processing the form and let E1, E2, E3 be the events that Vinay, Sonia, Iqbal process the form. The value of this summation. अब ये summation क्या होता है? Probability E1 upon A plus probability E2 upon A plus probability E3 upon A. तो यहीं पर कर देते हैं probability E1 upon A, ये सम पूछा है, probability E2 upon A plus probability E3 upon A. तो ये क्या हो जाएगा? probability E1 upon A कितना है? आपने कैलकुलेट किया है 30/47, 30/47 और E2 अपॉन ए कहाँ कैलकुलेट किया है? ये आ गया आपका 9/47, तो 9/47 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ये तो E3 अपॉन ए है और प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन ए है आपका 8/47 और ये हो गया आपका E3 अपॉन ए, E2 अपॉन ए एंड दिस इज E3 अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आपको सम करना है, आंसर बन आ जाएगा 30 + 8 हमारा 38 होता है, 38 + 9 47, 47 अपॉन 47 इज 1। सो व्हाट शुड बी द ऑप्शन? ऑप्शन इज डी। सो डी इज द आंसर फॉर द 5th पार्ट। तो ये केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई, जो कि एक नया चेंज जो है सीबीएसई ने लाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इस पे बेस क्वेश्चन जो हमारा बेस थ्योरम था मिक्स विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बिना बेस थ्योरम तो हो नहीं सकता, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें सीख लेना चाहिए।